हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी के लिए ई स्टडी विजन चैनल की ओर से 10th क्लास का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस ये चैप्टर लेकर आई हूँ और इस चैप्टर की थ्योरी मैं आपको अच्छे समझाने वाली हूँ। तो पूरी एंड तक ये वीडियो आपको देखनी है। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं अगर हम, तो जैसे इसका नाम है इस चैप्टर का लाइफ प्रोसेस, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए लाइफ क्या होती है और लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं। वो एक एक करके हम सारी चीज़ों को जानेंगे इस चैप्टर की। ठीक है, ये चैप्टर मैंने आपको पार्ट्स में डिवाइड करके दूंगी क्योंकि ये चैप्टर बहुत लॉन्ग है, हर पार्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा पार्ट फर्स्ट है जो आपको मैं आज एक्सप्लेन करूँगी इस वीडियो में। ओके, तो हम चलते हैं इंट्रोडक्शन में। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए लाइफ होती क्या है। लाइफ हमें पता है ज़िंदगी है, और हमारी ये ज़िंदगी किस प्लैनेट पे प्रेजेंट है। तो हमारा एक प्लैनेट है अर्थ। अर्थ पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, वाटर है, ऑक्सीजन है, लैंड है, ठीक, एयर है। ये सारी चीज़ें हमें क्या देती हैं, लाइफ देती हैं। तो अर्थ एक ऐसा इकलौता प्लैनेट है जो कि लाइफ है और लाइफ के लिए जाना जाता है। ठीक, और यहाँ पर बहुत सारे बींग्स हैं जो जीते हैं, मरते हैं और फिर दोबारा से ही नेचर के पार्ट हो जाते हैं। जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं हम उनको अलग अलग डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं। ठीक है, तो उनको अलग अलग हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब हम आते हैं लाइफ प्रोसेस पे। लाइफ तो हम जान गए ज़िंदगी, अब हम देख लेते हैं ज़िंदगी का जो प्रोसेस है वो क्या होता है। सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए लाइफ प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जो हमारी पूरी लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो भी प्रोसेस चलते हैं, हमारी पूरी बॉडी में फंक्शन चलते हैं और उन फंक्शन की वजह से हमारी पूरी जो बॉडी है, लाइफ है, वो मेंटेन होती रहती है। इस टाइप के जो प्रोसेस हैं जो एक साथ परफॉर्म करते हैं फंक्शन को हमारी मेंटेन करने के लिए लाइफ को, इसको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस पहला ही है, तो हमें पता होना चाहिए लाइफ प्रोसेस हमारी क्या है। फिर एक और बात आपको पता होनी चाहिए कि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनकी जो मेंटेनेंस है, चाहे वो सो रहे हों, चाहे जाग रहे हों, चाहे चल रहे हों, चाहे खा रहे हों, चाहे हर टाइम इनके में अंदर कोई ना कोई प्रोसेस बॉडी के अंदर होता रहता है। तो मेंटेनेंस जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो एसेंशियल होता है। अगर वो मूव भी कर रहे हों, रेस्ट भी कर रहे हों और स्लीप भी कर रहे हो तब भी मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। फिर मैंने आपको लाइफ प्रोसेस तो बताया ही है कि जो प्रोसेस होते हैं जो एक साथ काम करते हैं फंक्शन करने के लिए, अपनी बॉडी को मेंटेन करते हैं, उन प्रोसेस को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। तो हमारी जो बॉडी है इसमें डिफरेंट प्रोसेस जो अकर करते हैं वो होते हैं हमारे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ठीक है, डाइजेशन। ये सारी ही चीज़ें हमारी क्या आती है, ये सारे ही असेंशियल होते हैं लाइफ प्रोसेस में। ठीक है, अगर हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमारे वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिंगल सेल से बने हुए होते हैं। जब सिंगल सेल से बने हुए हैं वो ऑर्गेनिज्म, लाइक अमीबा अगर मैं ले लूँ तो अमीबा हमारा सिंगल सेल से बना हुआ है। और ये सिंगल सेल वाले जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं सिंगल सेल से बनने के वजह से जो भी वो प्रोसेस करेंगे या जो भी फंक्शन करेंगे वो उसी सेल के द्वारा करेंगे। जैसे कि अमीबा को कोई शेप तो होता नहीं है, वो इर्रेगुलर शेप का होता है। तो ये अमीबा है, अगर ये डिफ्यूजन करेगा तो भी स्किन से करेगा। फैगोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस इसका ऐसा प्रोसेस होता है जिसके वजह से ये न्यूट्रिशन लेता है, अपना खाना को प्राप्त करता है, तो वो भी इसी की हेल्प से लेगा, स्किन की हेल्प से। ये सीडोपोडियास होते हैं, सीडोपोडियास को एक्सटेंड कर करके वो अपने फूड को ले लेता है, कैच कर लेता है और फिर उसको पूरा एनगल्फ कर लेता है अपने एरिया में। तो ये हमारा फैगोसाइटोसिस या एंडोसाइटिस प्रोसेस होता है अमीबा का। बट यहाँ पे हम बता रहे हैं यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है, जितने भी प्रोसेस मैंने आपको ऊपर बताया, रेस्पिरेशन करने के, एक्सक्रीशन करने के, ये सारे ही चीज़ें जो होती हैं वो सिंगल सेल के द्वारा, एक ही सेल के द्वारा की जाती हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो जो हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें तो अलग अलग सेल्स पाई जा रही हैं, अलग अलग सेल के ग्रुप हैं,
अलग अलग सेल के ग्रुप हमारे टिश्यू बनाते हैं, तो वो टिश्यू जो है अलग अलग फंक्शंस करते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो एक वेल डेवलप्ड सिस्टम होता है जो कि हर प्रोसेस को अलग अलग करता है। तो हमारे लाइफ प्रोसेस में जैसे न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन है, तो ये थोड़ी है कि न्यूट्रिशन का काम रेस्पिरेशन वाला कर लेगा, ट्रांसपोर्टेशन का काम एक्सक्रीशन वाला कर लेगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल। सारे ही काम अलग अलग ऑर्गन्स के हैं, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम उनमें इन्वॉल्व होते हैं काम करने के लिए। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं, वो कहलाते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब हम आते हैं न्यूट्रिशन पर। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन हमारा वो प्रोसेस है जिसके द्वारा हम खाने को लेते हैं, उसको यूटिलाइज भी करते हैं, ठीक है। तो द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड एंड यूटिलाइजेज इट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। जैसे हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद ये पूरा जब डाइजेशन हो जाता है पूरा, और उस खाने के द्वारा हमें एनर्जी मिलती है, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर न्यूट्रिशन। तो हमें न्यूट्रिशन की नीड क्या है, ज़रूरत क्या है न्यूट्रिशन की? तो कोई भी काम अगर हम करते हैं, कोई भी काम, उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, और एनर्जी हमें किससे मिलती है? वो हमें फूड से मिलती है। तो सबसे पहली नीड तो न्यूट्रिशन की यही है। एनर्जी को लेने के लिए हमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ हम करते हैं, वॉक करते हैं, प्ले करते हैं, कुछ भी करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। तो वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? खाने से मिलती है, न्यूट्रिएंट्स से मिलती है। और न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमें एनर्जी सप्लाई करते हैं, जैसे हम लोग खाना हो गया, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत होती है एनर्जी की, ताकि वो अलग अलग फंक्शंस को कर सके, परफॉर्म कर सके अलग अलग एक्टिविटीज़ को। तो जो एनर्जी सप्लाई की जाती है न्यूट्रिएंट से, ठीक है, ऑर्गेनिज्म नीड वेरियस रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं उनकी ग्रोथ और रिपेयर के लिए भी। हम लोग के देखते हैं, हम कहीं कट जाता है, ग्रोथ नहीं हो पाती, और कटने पर खून बहता रहता है, इसका मतलब क्या है? उसकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है। अब प्रॉपर न्यूट्रिशन है तो ग्रोथ भी होगी उसकी बॉडी की, रिपेयरिंग बॉडी होगी, बहुत जल्दी उसके घाव भर जाते हैं। तो न्यूट्रिशन जो है हमारे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी देता है, साथ साथ हमारी बॉडी को ग्रो और रिपेयर कराने के लिए भी नीड देता है, ठीक है। इसकी ज़रूरत होती है हमारे न्यूट्रिशन की। अब हम देखें न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो वो सब्सटेंस जो हमें न्यूट्रिशंस देते हैं वो हमारे कहलाए जाते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो मटेरियल विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सारी ही चीज़ें हमारी क्या हैं? न्यूट्रिएंट्स हैं। जो मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक। जो मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि मिनरल, विटामिन्स, ये मिनरल और विटामिन्स हैं, ये हमें हमारी बॉडी में लो क्वांटिटी में चाहिए होती है, तो हम उनको क्या बोलते हैं? माइक्रो। जो ज़्यादा क्वांटिटीज़ में चाहिए होती है वो मेन न्यूट्रिएंट्स हमारे होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, इसलिए हम इनको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं हमारी बॉडी को। और जबकि मिनरल्स और विटामिन्स जो होती हैं वो हमारी बॉडी को कम अमाउंट में चाहिए होती हैं, और जो कम अमाउंट में चाहिए होती हैं न्यूट्रिएंट्स हमें, उनको हम बोलते हैं मिनरल्स और विटामिन्स, ठीक। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम लोग को ऑलरेडी पता होगा, हमने पहली भी क्लासेस में देखा होगा। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉपिक मीन्स टू प्रिपेयर, है ना। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन जो कि ऐसी चीज़ें जो अपना खाना खुद बनाते हैं, या वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है, उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसे कि हमारे जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, वो सारे ही अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं होते अपने खाने के लिए। तो वो जो न्यूट्रिशन लेते हैं वो न्यूट्रिशन का नाम होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हम बोल सकते हैं द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर्स इट्स ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और जो हमारे ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, ये सारी ही ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। अब हम देख लेते हैं जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो किस तरीके से करते हैं। तो हम इनको बोलते हैं क्या? ऑटोट्रॉप्स। तो वो ऑर्गेनिज्म जो कैरी आउट करते हैं
ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हम उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी ऑटोट्रॉप्स कहलाए जाते हैं। और जो हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है ये हमारा फिल्ड होता है बाय प्रोसेस, और उस प्रोसेस को बाय विच ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं अपना खाना लेते हैं। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में लेते हैं, और इनको ये कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में। और इस प्रोसेस को पता ही है हम सबको कि फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। सबने पहली क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है फोटोसिंथेसिस होता क्या है। फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स टू प्रिपेयर, है ना। तो टू प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, और बहुत सारी हमारी चीज़ें होती हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इनकी प्रेजेंस में हम खाना जो बनाते हैं, हमारे ऑटोट्रॉप्स अपना खुद का खाना बनाते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं होते, वो हमारे कहलाए जाते हैं ऑटोट्रॉप्स। तो यहाँ पर हम लोगों ने डायग्राम भी मैंने बना के दिखाई है आपको, ये देखिए। कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है एयर से, वाटर हमें रूट से मिलता है किसी भी प्लांट या ट्री के, और सन से हमें सन की एनर्जी या लाइट मिलती है। और हर ग्रीन प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता ही है उसकी लीव्स में। तब ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मिलके शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम ग्लूकोज भी बोलते हैं। ये होता है प्लांट्स, ट्रीज़ और प्लांट्स का खाना, ग्लूकोज। और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं प्लांट्स, ये भी हमें बात पता है, जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये प्रोसेस है हमारा फोटोसिंथेसिस का, भूलना नहीं, इसको याद करते रहना। अब आती है न्यूट्रिशन प्लांट्स में न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है। तो अभी मैंने आपको बताया जो प्लांट्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो अब हम यही देखेंगे कि जो हमारा ग्रीन प्लांट होता है वो अपना खाना खुद बनाता है। दे मेक फूड इन द प्रेजेंस, कैसे बनाते हैं अपना खाना, वो सनलाइट की प्रेजेंस में। सनलाइट क्या देता है उनको, एनर्जी देता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो रॉ मटेरियल होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जहाँ से जो कि लीव्स में पाया जाता है। और वहाँ से ये जो है क्लोरोप्लास्ट वो हमारा साइट होता है जहाँ पे फूड बनाया जाता है। तो लीव्स बोलते हैं कि लीव्स खाना कौन बनाती है प्लांट्स की, वो लीव्स होती हैं। और लीव्स में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ये प्रोसेस होता है हमारा न्यूट्रिशन करने का प्लांट्स में। फोटोसिंथेसिस में आपको पहले ही बता चुकी हूँ ऊपर कि वो प्रोसेस जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और इस प्रोसेस में क्या होता है, सोलर एनर्जी को, ये आपको प्रोसेस इंपॉर्टेंट है थोड़े, इसको देखिए कि इन प्रोसेस में होता क्या क्या है। सबसे पहली बात तो ये, जब ये प्रोसेस होता है इस प्रोसेस के दौरान जो सोलर एनर्जी होती है मीन्स सनलाइट होती है वो कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में एंड कार्बोहाइड्रेट्स में। जो हमारा ग्लूकोज था वो एक कार्बोहाइड्रेट है, उसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। ठीक है, तो जिसमें कार्बोहाइड्रेट मतलब और हाइड्रोजन होते हैं उनको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट्स इसमें से निकलता है, केमिकल एनर्जी निकलती है सोलर एनर्जी से। और ग्रीन लीव्स जो होती हैं वो मेन साइट होती है फोटोसिंथेसिस की, क्योंकि जितना भी प्रोसेस है खाना जो प्रिपेयर करते हैं प्लांट्स के लिए वो लीव्स ही करती हैं। तो ग्रीन लीव्स जो होती है मेन साइट होती है फोटोसिंथेसिस की। जो ग्रीन पोर्शन होता है प्लांट का वो कंटेन करता है ग्रीन पिगमेंट को, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोफिल होता है हमारा ग्रीन पिगमेंट। ठीक है, तो इसमें पाया जाता है हमारे ग्रीन लीव्स में। ये जितना भी प्रोसेस होता है, द होल प्रोसेस जो होता है फोटोसिंथेसिस का, उसको हम एक रिएक्शन में देख सकते हैं, इक्वेशन में देख सकते हैं, हम ऊपर ऑलरेडी देख चुके हैं। पर ये बैलेंस है, देखिए यहाँ पे हमें क्या फोटोसिंथेसिस में किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की, सनलाइट की, क्लोरोफिल की, इन सब की नीड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड हमें एयर से मिलती है, वाटर हमें रूट से मिलता है प्लांट के या ट्रीज़ के, सनलाइट हमें सन से मिलती है, क्लोरोफिल हमें एक पिगमेंट होता है जो ग्रीन लीव्स में प्रेजेंट होता है, तो हमें ग्रीन लीव से ही मिलता है क्लोरोफिल। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें चेंज हो जाते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स में,
ऑक्सीजन निकलता है इसमें से और वाटर भी निकलता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है वो हमारा फोटोसिंथेसिस का। अब बोला अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे डायरेक्टली कि रॉ मटेरियल्स क्या क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, तो इसका मतलब ये है कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो आपको मैं कई बार बोलते जा रही हूँ कि हमें सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वाटर चाहिए। सनलाइट हमें सन से मिलेगी, क्लोरोफिल ऑलरेडी ग्रीन प्लांट में प्रेजेंट होती है और क्लोरोप्लास्ट के द्वारा सनलाइट जो है एब्जॉर्ब होती है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी पूरे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, एनवायरनमेंट में पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो करती क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर जाती है स्टोमेटा के थ्रू और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करती है एज अ बाय प्रोडक्ट। हम इस रिएक्शन में देख रहे हैं यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन हो रही है वाटर की और ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के रूप में निकल के बाहर आ रहा है ना। तो इसमें ये पॉइंट यही बता रहा है आपको कि यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एंटर कर जाती है स्टोमेटा के थ्रू लीव्स में और ऑक्सीजन उसमें से बाहर निकलती है बाय प्रोडक्ट की तरह स्टोमेटा से। लीव में जो स्टोमेटा पाए जाते हैं उनके थ्रू बाय प्रोडक्ट से ऑक्सीजन गैस हमारी निकलती है। और जो वाटर है, वाटर हमारा डिज़ोल्व हो जाता है मिनरल्स, जैसे कि वाटर के अंदर और भी चीज़ें होती हैं सॉइल में, जैसे नाइट्रोजन पाई जाती है, फॉस्फोरस पाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें वाटर में डिज़ोल्व हो के वो पूरे हमारे प्लांट में चले जाती है रूट्स के थ्रू और लीव्स में चले जाती है। तो वाटर इस तरीके से मिलता है। अब हम आते हैं इस पॉइंट पे कि किस तरीके से हाउ डू रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस बिकम अवेलेबल टू द प्लांट। ये भी आपको मैं साथ साथ बताते चल रही हूँ। वाटर कहाँ से अवेलेबल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से अवेलेबल होता है, कहाँ जाता है। तो जो वाटर है सॉइल से मिलता है, जाइलम टिश्यू से, आपको पता ही है कनेक्टिव टिश्यू हमारे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ होती हैं दो टाइप की, एक जाइलम होती है एक फ्लोएम होती है। जाइलम हमारी क्या करती है, रूट से वाटर और मिनरल्स को पूरे प्लांट की बॉडी में ट्रांसफ़र करती है, जबकि जो फ्लोएम टिश्यू होती है वो क्या करती है, लीव्स में जो खाना प्रिपेयर होता है वो पूरे प्लांट की बॉडी में ट्रांसपोर्ट कराते हैं। तो ये हमारे होते हैं कनेक्टेड टिश्यूज़। ठीक है, ये हमारे ज़्यादातर हम लोग की कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होती हैं ये जो प्लांट्स में पाई जाती हैं। तो यहाँ पे जो वाटर है वो कहाँ से मिलता है, जाइलम टिश्यू के द्वारा जो है आता है। ठीक है, और नेक्स्ट बात करें अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो लीव्स में आता है स्टोमेटा के थ्रू, एनवायरनमेंट से, ये भी पता है। अब मेन इवेंट्स, बहुत डीपली ये वीडियो PDF बनाई है आपके लिए मैंने, बहुत ज़्यादा डीपली कि एक भी पॉइंट छूटे नहीं। मेन इवेंट्स जो होते हैं फोटोसिंथेसिस के क्या क्या होता है उसमें, सबसे पहले लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है क्लोरोफिल के द्वारा। ध्यान से सुनिए और समझिए। पहला प्रोसेस क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन होता है लाइट एनर्जी का क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्प्शन होता है। फिर कन्वर्जन होता है लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में। और जब लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है तो उसमें से वाटर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये स्प्लिट हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो रिड्यूस हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में। और जो सनलाइट होती है एक्टिवेट कर देती है क्लोरोफिल को, जो कि प्रेजेंट होती है लीव्स में, जो कि फर्दर स्प्लिटिंग करती है वाटर मॉलिक्यूल के। ठीक, फिर नेक्स्ट प्रोसेस होता है जो हाइड्रोजन है रिलीज होती है, जो कि जब पानी को हम स्प्लिट करते हैं वाटर मॉलिक्यूल को, तो ये हाइड्रोजन यूटिलाइज होती है कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन की वजह से, और उसी के वजह से जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, वो प्रोड्यूस होता है। अब इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन कौन से बाय प्रोडक्ट होते हैं फोटोसिंथेसिस के। तो हम बोलेंगे कि बाय प्रोडक्ट होते हैं हमारे ऑक्सीजन, ग्लूकोज और वाटर। बट ग्लूकोज तो हमारा कौन यूज़ करता है, खुद पेड़ यूज़ करता है एनर्जी के लिए। तो
इसके अलावा क्या है हमारा, एक ऑक्सीजन है और एक वाटर है। ये हमारे बाय प्रोडक्ट हैं फोटोसिंथेसिस के। मेन बाय प्रोडक्ट हमारा ऑक्सीजन है जो कि लाइफ देता है पूरे वर्ल्ड को। अब दूसरा देखें अगर हम, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट सब्सिक्वेंटली कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में, जो ग्लूकोज है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है और फिर लीव्स में स्टोर हो जाता है, क्योंकि हर टाइम तो लीव्स को सनलाइट नहीं मिलती है, तो हर टाइम कहाँ से वो खाना प्राप्त करेगा, इसीलिए वो स्टोर कर लेता है लीव्स में। और अदर स्टोरेज पार्ट्स भी होते हैं लीव्स के अलावा भी, ब्रांचेस वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर क्या होता है, इस वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिटिंग होता है, और ये स्प्लिटिंग जो होता है वाटर मॉलिक्यूल का, ये लाइट रिएक्शन का ही एक पार्ट होता है। ओके, तो ये पॉइंट्स थे, इनमें जो मेन पॉइंट थे मैं आपको बताते चली हूँ। तो ये देखिए हमारी लीव होती है, ये डायग्राम मैंने ले ली है कि हमारी लीव होती है। ये लीव का ये जो पार्ट है ये हमारा क्या है, लेमिना हो बोलते हैं इसको, लीव ब्लेड बोलते हैं। और इसमें छोटी छोटी शिराएँ जाती हैं, उनको हम वीन बोलते हैं। और ये जो मिड का होता है मोटा मोटा, इसको हम मिड रिब बोलते हैं। इसके अंदर फ्लोएम भी पाई जाती है, जाइलम भी पाई जाती है। जाइलम तो रूट से पानी लेने के काम करता है, फ्लोएम जो है इसमें खाना जो प्रिपेयर है उसके काम आता है। तो ये जाइलम फ्लोएम हमारे वेस्कुलर बंडल होते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपका, ये वेस्कुलर बंडल कौन से टिश्यू होते हैं, तो आप बोलेंगे ये हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं, ठीक है। वेस्कुलर बंडल बोला जाए, जाइलम फ्लोएम बोला जाए, सबके लिए एक ही आंसर होगा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं। और किस तरीके से होता है, हमारी लीव में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसके अंदर एयर स्पेसिस भी पाए जाते हैं, इसके अंदर गार्ड सेल भी पाए जाते हैं, वैक्सी क्यूटिकल पाया जाता है, अपर एपिडर्मिस पाया जाता है, लोअर एपिडर्मिस भी पाया जाता है। ये सारी चीज़ें एक लीव का एक पार्ट है, ये क्रॉस सेक्शन है एक लीव का, तो ये स्ट्रक्चर है। अब हम ये जब पढ़ ही रहे हैं लीव के बारे में, इतने अच्छे से लीव देखा हमने, उसमें पार्ट्स देख के, अब हम ये देख लेते हैं स्टोमेटा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोमेटा वो पोर्स होते हैं लीव्स पे जो कि गैसेस का एक्सचेंज कराने में हेल्प करते हैं। ऑक्सीजन को तो रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस के दौरान एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट कि दे आर मोस्टली फाउंड ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव के अंदर पाए जाते हैं ये। हर एक स्टोमा जो है वो गार्ड होता है, गार्ड सेल के द्वारा, ऊपर मैंने आपको बताया गार्ड सेल पाई जाती हैं। और ये गार्ड सेल क्या करती हैं, जब लीव कब खुलेगी या कब बंद होगी, उसके पोर्स लीव्स के, उसको कंट्रोल करते हैं ये गार्ड सेल्स, ठीक है। फिर जो वाटर होता है, वाटर कंटेंट होता है गार्ड सेल में, वो रिस्पॉन्सिबल होता है इस फंक्शन को करने के लिए। अब ये देखिए इसकी फिगर, ये हमारा स्टोमा है जो कि क्लोज टाइम पर है, और ये स्टोमा है हमारा ओपन टाइम पे। स्टोमा में क्या क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, गार्ड सेल और सेल वॉल। क्योंकि ये क्या है, प्लांट की सेल है, तो यहाँ पे सेल वॉल पाई जाएगी और सारी चीज़ें भी पाई जाएंगी। प्लांट सेल, एनिमल सेल के बारे में आपको मैंने बताया ही है। जब न्यूट्रिशन पढ़ ही रहे हैं तो ऑटोट्रॉपिक हो गया। अब हम अलग न्यूट्रिशन भी देख लेते हैं। तो एक है हमारा सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये जो न्यूट्रिशन है ये इस तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म अपना खाना जो है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेता है, ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेता है। सेप्रो मीन्स क्या होता है, डेड एंड डिकेड। तो डेड एंड डिकेड बॉडी से जो लेते हैं वो हमारे कहलाए जाते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो है हमारा टॉपिक, इसको हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोले तो अच्छा है, क्योंकि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर आता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन और पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे आप हेडिंग में सेप्रोफाइटिक ना लिख के ये लिखिए हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन लिखिए, ठीक। तो हेटेरो मीन्स वो न्यूट्रिशन जिसमें कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा होता है, अपने ऊपर अपना खुद का खाना खुद सेल्फ नहीं बनाता है, ये अपना खाना लेने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, सारे एनिमल्स हैं, वो क्या हैं, वो हमारे हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही करते हैं।
तो यहाँ पे हेटरोट्रॉपिक का हम लेंगे तो यहाँ बोल सकते हैं हम जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेता है उसको हम बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल एनिमल्स, फंजाई भी बोल सकते हैं, बट फंजाई ना बोल के ह्यूमन बीइंग बोल लीजिए, एनिमल्स बोल लीजिए, क्योंकि फंजाई खुद एक अलग से कैटेगरी में आएगा सैप्रोफाइटिक के अंदर, ठीक है, तो उसमें बोलते हैं हम। अब हम आगे देख लेते हैं। इसमें आगे ये भी बताया है ऑर्गेनिजम्स अदर देन ग्रीन प्लांट्स के अलावा जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, हाँ, ब्लू ग्रीन एल्गी के अलावा, ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी इन दोनों के अलावा जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही करते हैं। तो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम फर्दर डिवाइड भी करते हैं 3 टाइप्स में। वो होते हैं हमारे सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और एक मैं होलोजोइक न्यूट्रिशन अगर बात करूं तो होलोजोइक न्यूट्रिशन हमारा किस में होता है, एनिमल्स में होता है। एनिमल्स में होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो एनिमल है वो अपना खाना सॉलिड फॉर्म में लेता है और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में पूरा ब्रेक करके पूरी बॉडी में एनर्जी उससे गेन करता है। तो इस टाइप में क्या होता है 5 प्रोसेस भी पाए जाते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन में। इनटेक ऑफ फूड पाया जाता है, इंजेशन, फिर डाइजेशन भी पाया जाता है, ठीक, फिर एसिमिलेशन भी पाया जाता है, फिर एक्सक्रीशन भी पाया जाता है, तो ये एब्जॉर्प्शन भी एक इसमें से स्टेप होगा। तो ये 5 स्टेप हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है। तो इसमें एनिमल्स जो हैं वो अपना खाना सॉलिड फूड के फॉर्म में लेते हैं, फिर उसको 1 बाय 1 प्रोसेस करके ब्रेक डाउन करते हैं अपनी ही बॉडी में। तो एग्जांपल यहाँ पे आप एनिमल्स ले लीजिए और ह्यूमन बींग्स ले लीजिए। हाँ, अमीबा में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन ही होता है, ठीक है। अब सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की बात करें तो मैं आपको ऊपर भी हेडिंग देख के बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि वो ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं और उन्हीं से अपना खाना लेते हैं। फॉर एग्जांपल फंजाई हमारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि डेड और डिकेइंग मैटर पे रहते हैं और अपना खाना वहीं से प्राप्त करते हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन होते हैं हमारे वो न्यूट्रिशन, इसमें जो पैरासाइट होते हैं वो दूसरी की बॉडी पर रहते हैं एक होस्ट की तरह और उनसे अपना खाना डेराइव करते हैं किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। तो पैरासाइट जो है वो लिव करते हैं किसी दूसरे की बॉडी के अंदर या उसके बाहर, एक होस्ट की तरह रहते हैं और वहाँ से ही अपना खाने को डेराइव करते हैं। फॉर एग्जांपल कसकटा हो गया, प्लांट पैरासाइट हो गया, टिक्स, ये सारे एग्जांपल हैं हमारे पैरासिटिक न्यूट्रिशन के। नेक्स्ट देखते हैं कि न्यूट्रिशन मैंने आपको बताया होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है हमारा अमीबा में। तो कौन कौन से प्रोसेस होते हैं इसमें वो देख लेते हैं हमें। वैसे तो हमारा अमीबा कैसा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर हमारा एनिमल है, इसमें सिंगल सेल ही पाई जाती है, बट ये करता हमारा क्या है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, डाइजेशन होता है फूड का और डाइजेशन के बाद इंजेशन होता है फूड का, ठीक। इसमें आगे और भी नहीं बताए, इंजेशन तो फूड को लेना होता है, इनटेक ऑफ फूड होता है, फिर डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एसिमिलेशन होता है एंड देन उसमें से इजेशन होता है। इजेशन को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं, पूरी बॉडी से बाहर निकल जाता है। हाँ, फिर आगे देख लेते हैं 10 डाइजेशन टेक प्लेस होता है उसकी बॉडी के अंदर। इस वाले पॉइंट में देखो लिखा हुआ है मैंने, होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है 5 स्टेप में होता है। पहला इंजेशन मतलब टेकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन जितना भी फूड का डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन खाना एब्जॉर्ब होता है पेट में, एसिमिलेशन वो जो खाना एब्जॉर्ब हुआ है उससे एनर्जी रिलीज होती है, मिलती है पूरी बॉडी को एनर्जी, फिर जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हमारी बॉडी के थ्रू बाहर निकल जाता है एक्सक्रीशन प्रोसेस से। और ये हमारा जो 5th पॉइंट है वो होता है इजेशन, ठीक। अभी मैं अमीबा की बात आई है तो हम अमीबा में भी देख लेते हैं 5 प्रोसेस कैसे कैसे होते हैं 1 बाय 1। आपको ये याद रखना कि जो प्रोसेस होता है इसमें लेने का फैगोसाइटोसिस बोलते हैं उसको या एंडोसाइटोसिस। यहाँ पर ये फूड पार्टिकल है, ये दिख रहा है छोटा सा पिंक कलर का, और ये हमारा पूरा अमीबा। ये अमीबा क्या कर रहा है, उसके सीरोपोडिया है इसकी, ये वाली चीज़ें सीरोपोडिया है, स्किन है जो उसको अपने अंदर लेने की कोशिश करिए। नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या हो रहा है,
फिर सीडोपोडिया थोड़ा उसको एकदम एनक्लोज कर लिया अपने अंदर, अब इसको पूरा कवर कर लिया इसने और फिर इसको पूरा एब्जॉर्ब कर लिया, एक वैक्यूल की तरह रख लिया। और ये वैक्यूल जो है यहाँ पर थर्ड प्रोसेस में क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है इसका, जितना भी इसमें एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। और एब्जॉर्प्शन के बाद अब ये सेल को एनर्जी देने लगेगा जो एब्जॉर्ब हुआ है, और उसके बाद जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट इससे क्रिएट हुआ होगा, जो भी खाया है इसने, इंजेस्ट किया था, उससे वो एक्सक्रीशन इजेशन निकल जाएगा जितना वेस्ट प्रोडक्ट है। ये 5 प्रोसेस थे आपके अमीबा में, ये मैंने आपको बताए। अब आप 1 बाय 1 करके इसमें और देख लीजिए। इंजेशन, वो प्रोसेस जिससे कि खाना लिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन द फूड इज कॉल्ड इंजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, वो प्रोसेस जिसमें कि ब्रेकिंग डाउन होता है कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस का छोटे छोटे टुकड़ों में, मॉलिक्यूल्स में, उसको हम बोलते हैं डाइजेशन। सिंपल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इस तरीके से ऑब्टेन करते हैं और एब्जॉर्ब किए जाते हैं उनकी बॉडी के थ्रू। एब्जॉर्प्शन की बात आए तो वो प्रोसेस एब्जॉर्प्शन का जिसमें कि डाइजेस्टिव फूड जो है, यहाँ से जो डाइजेस्ट हुआ है फूड, वो एब्जॉर्ब होता है, मीन्स उसमें घुल जाता है, पूरी बॉडी ले लेती है उसको, वो होता है हमारा एब्जॉर्प्शन। अब एसिमिलेशन प्रोसेस होता है वो प्रोसेस जब खाना लिया, डाइजेशन किया, एब्जॉर्प्शन किया, उसके बाद यूटिलाइजेशन भी तो होगा उसका। तो जो यूटिलाइजेशन होता है, खाना जो डाइजेस्ट हो चुका है उससे एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है ताकि बॉडी जो है वो ग्रोथ कर सके, रिपेयर कर सके अपने आप को, वो प्रोसेस कहलाता है एसिमिलेशन का। और इजेशन होता है वो प्रोसेस जिससे कि रिमूव कर देते हैं जितना भी अनडाइजेस्ट फूड है, फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाया, उसको हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेशन। ये 5 प्रोसेस हैं आपके होलोजोइक न्यूट्रिशन के। ये देखिए क्या क्या होता है, शॉर्ट में भी एक बना दिया आपके लिए। इंजेशन में क्या होता है, फूड का इनटेक होता है, और डाइजेशन में ब्रेक डाउन होता है कॉम्प्लेक्स फूड का। एब्जॉर्प्शन में पूरे डाइजेस्टेड फूड का मूवमेंट होता है बॉडी में, और जहाँ एब्जॉर्प्शन हो सकता है वहाँ एब्जॉर्प्शन होता है, बॉडी जो है उस खाने को एब्जॉर्ब करती है। एसिमिलेशन में क्या है, अब जो खाना एब्जॉर्ब हो गया है वहाँ से यूटिलाइजेशन होता है फूड प्रोडक्ट का। इजेशन में क्या होता है, रिमूवल होता है वेस्ट प्रोडक्ट का। अब न्यूट्रिशन और पैरामीशियम अगर हम देखें तो पैरामीशियम में भी हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन ही होता है। जहाँ जहाँ होलोजोइक न्यूट्रिशन आएगा वहाँ वहाँ आप याद रखिए कि 5 स्टेप्स जो हैं वो उसमें फॉलो होंगे। पर इसमें कुछ चीज़ें देख लीजिए आप कि जैसे कि हाउएवर हमारा जो पैरामीशियम होता है उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं और उनको हम बोलते हैं सीलिया, और सीलिया के हेल्प से ही अपने खाने को एनगल्फ करते हैं ओरल ग्रूव के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो फूड वैक्यूल है वो क्रिएट किया जाता है फूड को एनक्लोज करके। फूड वैक्यूल जैसे उसमें फूड वैक्यूल बन जाता है ना गोल गोल सा, इसमें भी ऐसा ही होता है। फिर ये मूव करता है साइटोप्लाज्म में, और ये जो प्रोसेस होता है जब मूव करता है साइटोप्लाज्म के थ्रू, उसको हम बोलते हैं साइक्लोसिस। फिर उसके बाद स्टेप होता है जो फूड डाइजेस्ट हुआ है फूड वैक्यूल में वो एब्जॉर्ब होता है साइटोप्लाज्म के द्वारा। फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो टाइनी पोर के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, और जिस पोर से निकलता है उसको हम बोलते हैं एनाल पोर या साइटोपाइक भी बोलते हैं। तो ये है हमारा पैरामीशियम, और इस पैरामीशियम में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं ये देख लीजिए। ये हमारा सीलिया ही होता है, ये जो लंबी सी जा रही है ये हमारा सीलिया है। और ये हमारा क्या क्या प्रोसेस हुआ है, सबसे पहला प्रोसेस है पेलिकल का, दूसरा है ये जितने भी पॉइंट्स दिए ये इसकी लेबलिंग की हुई है मैंने, ठीक है। ये पेलिकल है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा साइटोप्लाज्म है, प्लास्ट है, और ये फ्लैजेला है हमारा, फ्लैजेला बोलते हैं इसको। और ये हमारा आई स्पॉट है 5th वाला, और ये 6th वाला हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। ये हमारा जो फिगर है वो किसका है, हमारा जो अभी मैं आपको बता रही थी पैरामीशियम का है ये सारा। अब हम देखते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर भी जो होता है प्रोसेस न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही होता है, और इसमें भी किस तरीके के पाया जाता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन ही पाया जाता है। इसका मतलब सिर्फ 5 स्टेप्स फॉलो
होते हैं। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, ह्यूमंस जो हैं वो ओमनीवोर्स होते हैं, सबको पता है। ये मतलब मीट मछली भी खाते हैं, साथ साथ सिर्फ प्लांट्स भी खाते हैं। ऐसा भी होता है दोनों चीज़ें भी खाते हो, प्लांट्स भी खाते हैं, वेजिटेबल्स प्लांट्स ईटिंग भी होते हैं, साथ साथ फ्लैश ईटिंग भी होते हैं। तो ओमनीवोर्स बोलते हैं हम ह्यूमन को, क्योंकि वो दोनों ही चीज़ खाते हैं। तो दे कैन ईट प्लांट बेस्ड फूड एज वेल एज एनिमल बेस्ड फूड भी खाते हैं ये। फिर ह्यूमन बींग्स मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं, पता ही है। ह्यूमन बीइंग की जो बॉडी है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसके हर बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग स्पेसिफाइड हैं। हर सेल्स जो हैं ग्रुप्ड हैं, टिश्यू बनाए हुए हैं, उससे ऑर्गन बने हुए हैं, फिर उससे ऑर्गन सिस्टम बने हुए हैं, और पूरा का पूरा अलग अलग सिस्टम बनाए हुए हैं। डाइजेस्ट सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। इसलिए हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लिकेटेड न्यूट्रिशन सिस्टम है इसका। और जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें एक एलिमेंट्री कैनाल होती है। ये कैनाल एसोसिएट होती है डाइजेस्टिव ग्लैंड से, जो एक साथ काम करती है हमारे बॉडी में जो खाना जा रहा है उसको नरिश करती है, हमारी बॉडी को खाने से नरिश करती है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। इसमें एलिमेंट्री कैनाल है जो कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएट होते हैं उसमें, और ये टुगेदर एक साथ काम करते हैं ताकि हमारी बॉडी को नरिशमेंट मिल सके। इसमें 5 स्टेप होते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। पूरे जो हमारे 5 स्टेप हैं ये सारे होते हैं इसमें 1 बाय 1। 4th स्टेज जो होता है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, इजेशन, ये टेक प्लेस करते हैं एलिमेंट्री कैनाल में। जबकि एसिमिलेशन जो होता है फूड का वो पूरी बॉडी में होता है, क्योंकि पूरी बॉडी में जो है ब्लड के थ्रू हमारा जो फूड है वो मूव करता है, उससे एनर्जी मिलती है पूरी बॉडी के पार्ट्स को। इसलिए अगर हम यहाँ पे देखें स्ट्रक्चर देखिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो ये देखिए जो हमारा स्ट्रक्चर है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का वो इस तरीके से होता है। इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, ये हमारा माउथ कैविटी ये ओएसोफेगस होता है, इसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं। ये ओएसोफेगस किससे रिलेट होता है, स्टमक से कनेक्टेड होता है। फिर ये स्टमक जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारा खाना कहाँ आता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। और ये नीचे एनस के थ्रू जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वेस्ट फूड होता है, वो हमारी बॉडी के थ्रू निकल जाता है। अब ये इतना काम तो हम यहाँ बोल रहे हैं कि टंग जो है इसमें भी सैलिवरी ग्लैंड होते हैं, सलाइवा पाया जाता है। इसमें भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है हमारी बॉडी कि जो खाना ऐसे ही नहीं पच जाता, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। पर डाइजेस्ट सिस्टम आपका ये है, मैं 1 बाय 1 करके आपको क्लियर करती हूँ कि क्या होता है, ठीक है। तो जो हमारा ह्यूमन स्ट्रक्चर अगर हम स्टडी करना चाहें सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए जो ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम होता है इसमें एलिमेंट्री कैनाल पाए जाते हैं जो कि डाइजेस्टिव ग्लैंड से एसोसिएटेड होते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है और साथ में कौन कौन से ग्लैंड्स हैं जो कि एसोसिएट होते हैं इस पूरे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो एलिमेंट्री कैनाल में चीज़ें आती हैं माउथ, ओएसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जो अभी मैंने आपको बताया मेन ऊपर से कि किस तरीके से खाना कहाँ कहाँ होते हुए जाता है। मुंह से ओएसोफेगस में जाता है, फिर स्टमक में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ये पूरा ही चीज़ होता है एलिमेंट्री कैनाल। अब आते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड। एसोसिएटेड ग्लैंड्स हमारे वो ग्लैंड्स होते हैं जो खाने को पूरे बॉडी में पूरा एब्जॉर्ब एसिमिलेट करने में काम आते हैं। तो अब ये कॉम्प्लेक्स फूड जो हमारा फूड था वो बहुत हार्ड टफ फूड था, है ना, कॉम्प्लेक्स फूड था। उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के लिए, तोड़ने के लिए बहुत सारे ग्लैंड्स जो हैं वो उसमें यूज़फुल होते हैं। तो कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं, वो सैलिवरी ग्लैंड हमारे माउथ में ही पाए जाते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हमारे स्टमक में पाए जाते हैं, लीवर में भी हमारे बाइल जूस पाया जाता है, पैनक्रियाज में भी जूस पाए जाते हैं हमारे, साथ साथ ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं जो कि उन जूस को सिक्रेट करते हैं, जो कि पूरे फूड को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करते हैं। अब एक एक करके हम सबका देख लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल का क्या रोल है, किस तरीके से कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ तक ख़त्म होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल जो होता है ह्यूमन बीइंग में वो लॉन्ग ट्यूब होता है डायमीटर का, और ये स्टार्ट होता है माउथ से लेके एनस तक,
ओएसोफेगस होता है, इसमें स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन होता है। ये सारे ही पार्ट्स किसके हैं? एलिमेंट्री कैनाल के हैं। अब हम वन बाय वन करके अगर स्टार्टिंग में माउथ का देखते हैं, तो सबसे पहले जो माउथ है, इसमें बकल कैविटी पाई जाती है माउथ में, ठीक, बकल कैविटी पाई जाती है। और जो हमारा बकल कैविटी का फ्लोर होता है, इसमें टंग पाई जाती है, जीभ। इस टंग में 4 टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ये सभी को पता होंगे, बचपन में भी पढ़े हैं, स्वीट, सॉल्ट, सोर, बिटर। ये 4 टेस्ट बर्ड्स होते हैं हमारी टीथ पे, वो सॉरी ये जीभ पर, टंग पर। और हमारे मुंह में 32 टीथ भी पाए जाते हैं, अलग अलग टाइप्स के, जैसे एक इंसिजर होता है, कैनाइन्स होता है, प्रीमोलर होता है, मोलर होता है, ये टीथ भी पाए जाते हैं और अलग अलग काम करते हैं। जो कैनाइन टीथ होते हैं वो तो टीयरिंग करते हैं फूड का, क्रैकिंग करते हैं हार्ड सब्सटेंस का, जबकि प्री मोलर्स जो होते हैं वो ग्राइंड करवाते हैं खाने को, और जो मोलर्स हैं वो भी ग्राइंड करवाते हैं खाने को, ठीक है। तो ये तो काम हो गया टीथ का। अब आते हैं ओएसोफेगस। ओएसोफेगस ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये फूड पाइप होता है। तो ये क्या होता है? एक लॉन्ग नैरो मस्कुलर ट्यूब होता है जो कि माउथ से स्टमक को कनेक्ट करता है, स्टमक को कनेक्ट करता है। स्टमक बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें भी पाई जाती हैं, बहुत सारे वो भी पाए जाते हैं, ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं, बहुत सारे सिक्रेशन भी होते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि स्टमक होता क्या है। सबसे पहली बात तो ये कि स्टमक जो है वो डायफ्राम के बिलो होता है और लेफ़्ट साइड में पाया जाता है, एब्डोमिनल कैविटी के जे शेप का होता है ये। और इसके अंदर फूड जो है स्टोर होता है, और आधा अनपचा खाना जो है, आधा पचा हुआ खाना इसमें स्टोर होता है। नेक्स्ट देखें अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारी, इसमें हाईली कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इस तरीके किसी भी जगह पे जाते हुए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है बहुत लॉन्ग होता है लार्ज इंटेस्टाइन से, बट इसका जो ल्यूमन है उसको स्मॉल बनाता है लार्ज इंटेस्टाइन से। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ड्यूडेनम, जेनेनम और इलियम। ये 3 पार्ट्स होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के। लार्ज इंटेस्टाइन की बात की जाए अगर, तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है हमारा, लार्ज इंटेस्टाइन 5 फीट लॉन्ग होता है। 2 रीजन होते हैं इसके, एक कॉलन होता है जिसकी डायमीटर जो है 1.5 मीटर लेंथ होती है इसकी, और रेक्टम की लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर की होती है। अडल्ट की बात हो रही है यहाँ पे। फिर जो रीजन होता है लार्ज इंटेस्टाइन का इलियम के बाद, उसको हम बोलते हैं कॉलन। जबकि जो लास्ट पार्ट होता है हमारा, जहाँ से पूरा फूड जो है थ्रू आउट हो जाता है, जो अनडाइजेस्टेड होता है, उसको हम बोलते हैं रेक्टम। कोलोन जो होता है उसके 3 रीजन पाए जाते हैं, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन। ये हमारे कोलोन के ही 3 रीजन हैं। जो एट द बेस होता है असेंडिंग कोलोन का, उसमें स्मॉल फिंगर लाइक आउट ग्रोथ पाई जाती है, उसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स। इसको बार बार देखना, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत माइन्यूट सी चीज़ें हैं, इनसे क्वेश्चंस अराइज हो जाते हैं। इट हाउसेस मैनी यूजफुल बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन करने के लिए फूड का। और रेक्टम जो होता है ओपन होता है आउटसाइड बाय एनस। रेक्टम में फिर एनस होता है, वहाँ से हमारी बॉडी जो है, बॉडी से अनडाइजेस्ट फूड निकलता है। जो एनस है, इंटरनल एक्सटर्नल एनाल स्पिंचर होता है, ये मसल होती है जिसकी वजह से हमारी बॉडी से बाहर निकलता है हमारा अनडाइजेस्टेड फूड। डायग्राम ये बना दी है। ये सारी चीज़ें हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, और ये हमारा रेक्टम, ये हमारा एनस, ठीक। अब देखिए डाइजेस्टेड ग्लैंड्स भी होते हैं बहुत सारे, जो कि हमारे खाने को पचाने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले अगर मैं ले लूँ सैलिवरी ग्लैंड्स को, तो सबसे पहले जो खाना है, डाइजेशन अगर पूछा जाए कि डाइजेशन प्रोसेस कहाँ स्टार्ट हो जाता है, तो हम बोलेंगे माउथ में ही डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। सैलिवरी ग्लैंड जो होते हैं वो सिक्रेट करते हैं सबसे पहले डाइजेस्टिव जूस को, जिसको हम बोलते हैं सलाइवा।
और 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड जो हैं पाए जाते हैं हमारे सलाइवा में। लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड जो है वो हमारे साइड ऑफ फेस पे लाई करता है। सब मैक्सिलरी जो है वो हमारे एंगल्स पे लाई करता है। लोअर जॉ नीचे वाले जो जबड़ा है हमारा वहाँ लाई करता है। एंड सबलिंगुअल ग्लैंड जो है वो हमारे फ्रंट पार्ट जो होता है टीथ का वहाँ लाई करता है, उसके नीचे। तो ये हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? पैरोटिड्स पाया जाता है, सब मैक्सिलरी पाया जाता है और सब लिंगुअल ग्लैंड्स पाए जाते हैं। और लोकेशन भी बता दिए कहाँ कौन सा पाया जाता है। अगर हम बात करें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की बात करें अगर हम, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो हैं ये हमारे ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन, स्टमक की म्यूकस मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। और ये गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करते हैं जो कि एकदम क्लियर और एसिडिक होते हैं और उनमें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं और म्यूकस प्रेजेंट होता है। ये हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। लिवर जो होता है, अगर क्वेश्चन बोला जाए लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है हमारी पूरी बॉडी का, तो हम आंसर देंगे लिवर। लिवर जो है लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी पूरी बॉडी का। और ये जो लिवर है मैन्युफैक्चर करता है बाइल को। यहाँ पर जो स्टोर होता है बाइल वो होता है गॉल ब्लैडर के अंदर। ये गॉल ब्लैडर हमारा लिवर में ही पाया जाता है। और इसी गॉल ब्लैडर के थ्रू जो बाइल है वो थोड़ा थोड़ा करके जब जब ज़रूरत पड़ती है एल्कलाइन मीडियम में चेंज करने की, जो हमारा HCl से खाना निकलता है पेट से तो वो एसिडिक होता है HCl की वजह से। तो जब निकलता है तो उसमें लिवर जो है, लिवर से जो गॉल ब्लैडर है वो थोड़ा सा बाइल जूस सिक्रेट करता है ताकि एल्कलाइन वो बन सके खाना। जब से ज़रूरत होती है वो सिक्रेट करता है हमारा गॉल ब्लैडर। अब आती है पैनक्रियास की बात। तो जो पैनक्रियास है वो पैनक्रियाटिक जूस देता है हमारा। पहले हम देख लेते हैं ये है कहाँ और किस तरीके का होता है। तो इट इज़ सॉफ्ट लोब्यूलेटेड ग्लैंड होता है जो कि ये लूप्स ऑफ ड्यूडेनम के बीच में पाया जाता है। और ये पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करता है जिसमें कि एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। और ये धीरे धीरे करके ये ड्यूडेनम क्या होता है, जो हमारी एंट्री होती है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये वाला जो पार्ट है इसका वो ड्यूडेनम है। यहाँ से ये पैनक्रियाज और यहाँ से जो है हमारा लिवर, लिवर से गॉल ब्लैडर, वो यहाँ से सिक्रेशन करता है, ये भी सिक्रेशन करता है। तो हमारा जो खाना स्टमक से आया हुआ होता है वो एसिडिक जो होता है उसको एल्कलाइन बनाता है ताकि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाए तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे यही है कि ये पैनक्रियाटिक जूस देता है जो कि उसमें एंजाइम प्रेजेंट होते हैं और तब जाके ड्यूडेनम में वो पोर हो जाता है पैनक्रियाटिक डक्ट की वजह से। अब हम देखते हैं स्टेप किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है। तो मैंने आपको बताया एलिमेंट्री कैनाल होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल कौन कौन से? माउथ, फेरेंस, ओसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं हमारे। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, लिवर होता है, पैनक्रियाज होता है। सैलिवरी ग्लैंड से हमें सलाइवा मिलता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूसेस मिलते हैं, HCl, म्यूकस वगैरह। लिवर से हमें बाइल जूस मिलता है, पैनक्रियाज से हमें पैनक्रियाटिक जूस मिलते हैं। ठीक, तो ये हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। तो आपको मैंने ये वीडियो क्लियर कर दी है। इस वीडियो को 2-3 बार आप देखेंगे तो आई एम श्योर कि आपको ज़रूर समझ में आएगा। थोड़ा लॉन्ग है और बहुत डीप बनाई है ये मैंने आपके लिए PDF, ताकि कोई भी पॉइंट ना रह जाए। तो थैंक यू देखने के लिए वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो इससे। और जो इस चैनल पर नया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।